नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैनगंगा क्लासेस में। मैं कपिल आपके साथ जुड़ा हूं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के विषय पर चर्चा करने। तो आज हम मौलिक अधिकार के सभी क्षेत्रों के विषय पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित अनुच्छेदों को जानेंगे तथा इनके अर्थों को समझते हुए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम वैनगंगा क्लासेस के थ्रू आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको यदि चैनल या कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों से। तो मौलिक अधिकार में सर्वप्रथम हम जानते हैं अधिकार क्या है। तो किसी चीज़ की अनुमति, क्या उसका हमारा पास होना, अनुमति का होना ही क्या है, अधिकार है। ठीक है। तो अधिकार में हम बहुत सारे अधिकार देखते हैं, जिसमें से कुछ पर हम चर्चा करेंगे जो कि हमारे विषय से जुड़े हुए हैं। एक तो स्वयं मौलिक अधिकार, एक सांविधिक अधिकार और एक संवैधानिक अधिकार तथा एक अन्य है मानव अधिकार। ये कुछ प्रकार के अधिकार हैं जो हमें संविधान तथा राज्य व्यवस्था विषय के पढ़ने के दौरान दिखाई देते हैं। इसे ही हम विधिक या कानूनी अधिकार भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें दिए गए हैं। ठीक है। और यह संविधान में वर्णित है। ठीक। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार हैं। अब बात करें संवैधानिक अधिकार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है, एक आर्टिकल 300A के अंतर्गत आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 300A के अंतर्गत क्या बना दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये आप सभी जानते हैं। ठीक। अब बात रही विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। जैसे कि मतदान करना एक क्या है, विधिक अधिकार है, क्योंकि ये कानून में वर्णित है। यदि कोई भी अधिकार, ऐसा कोई अधिकार जो कानून में वर्णित है या विधि के द्वारा संसद की प्रक्रिया के दौरान विधि के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, नागरिक को प्रदान किया गया है, वह है सांविधिक या विधिक अधिकार। ठीक है, या कानूनी अधिकार। अब मानव अधिकार देखिए, काफ़ी लेटेस्ट अधिकार कह सकते हैं इसे। ये मानव अधिकार जो कि यूएन के द्वारा 2006 में इसकी विस्तृत स्वीकृति दी गई। मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि एक व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते उसे प्राप्त होना चाहिए। एक व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते उसे प्राप्त होना चाहिए। यह है मानव अधिकार। इसके पश्चात हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्यों तथा बिंदुओं या विशेषताओं की। तो मौलिक अधिकार के कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित है, किस देश से मौलिक अधिकार लिया गया। तो देख लेते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें से 12, 13, 33, 34 तथा 35 किसी विशेष अधिकार को देने की बात तो नहीं करते हैं, परंतु इसी भाग के अंतर्गत यह वर्णित है तथा अन्य इसके बीच में वर्णित सभी अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमें, यह सभी आर्टिकल मौलिक अधिकार हमें प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात कर लें कि यह प्रवर्तनीय है या
अप्रवर्तनीय है। तो आप बताइए मुझे, यह प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है? ऑफ कोर्स यह क्या है? प्रवर्तनीय है। यह क्या है? प्रवर्तनीय है। अर्थात इसे संसद द्वारा या सरकार द्वारा कह सकते हैं हम, प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि इसके हनन पर, अर्थात प्रदान किया जाना अनिवार्य है तथा इसके हनन पर एक सामान्य नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त है। यह है मौलिक अधिकार। अब इसके बाद बात की जाए मौलिक अधिकार में संशोधन की। मौलिक अधिकार में संशोधन की, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? निश्चित ही अभी हम जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये सारे संशोधन हुए, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19(1)(f) जो किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, परंतु प्रारंभ में मैं आपको बता दूं कि एक केस आता है, काफ़ी चर्चित केस है, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस। इस केस के द्वारा जो है यह बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें यह जजमेंट दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। यहीं पर भविष्यलक्षी या भूतलक्षी निर्धारण का सिद्धांत आता है। ठीक है, अर्थात इससे पहले के जो संशोधन थे वो मान्य है, परंतु इसके बाद में कोई संशोधन होता है तो वह अमान्य हो जाएगा, ऐसा गोलकनाथ केस में कहा गया। इसी के आगे फिर से एक केस, फिर इसके अपोजिशन में एक पिटीशन डाली जाती है तथा एक केस आता है फिर बहुचर्चित केस, केशवानंद भारती केस, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। फिर इसी के बाद मिनर्वा मिल्स केस आता है, जिसमें पुनः यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। यह केसेस हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट टॉपिक पर हमने कवर किए हुए हैं। आप वह टॉपिक जाकर अवश्य देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके वह क्वेश्चन सिक्योर होंगे जो अन्य व्यक्ति छोड़कर आएंगे, तक अर्थात कि आप सिलेक्शन के करीब होंगे। देखिए, आप कितना पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इससे महत्व नहीं रखता है। आप यह पढ़िए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए, अब ये हमने बात की कुछ संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट्स के संशोधन के विषय पर। अब इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, किस देश से या किस देश के प्रावधान या संविधान से ग्रहण किया गया। तो निश्चित ही हर कोई व्यक्ति जानता है कहाँ से ग्रहण किया गया है। बिल्कुल सही जवाब, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमने यह बात नहीं की कि संशोधन कैसे किया जा सकता है, किस बहुमत से संशोधन होगा कि इसमें संशोधन होगा। ठीक है, संविधान संशोधन में बहुमत स्वाभाविक से हर कोई जानता हो या ना जानता हो तो यहाँ पर याद रखिए 2/3 अर्थात 2/3 भाग जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य जो कुल सदस्य का आधा से कम ना हो। अर्थात यदि किसी भी संसद के किसी भी पटल में या सदन में, या चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो,
यदि उसमें उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, तथा जो कि कुल सदस्यों की संख्या के आधा से कम नहीं होगा, तभी संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो कि अमेरिका से लिया गया है, उसमें संविधान संशोधन किस बहुमत से किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, यह प्रवर्तनीय है ना कि अप्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय क्या है संविधान में बताइए, डीपीएसपी, ऑफकोर्स डीपीएसपी प्रस्तावना, ये वे सेक्शन है जो क्या है अप्रवर्तनीय है, जिनके हमें प्राप्त ना होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, तो आप कुछ भी भले ही नहीं बोले जाएंगे, है ना। आपको बोलना भी है तो ऐसा कुछ बोलना है या इस तरह से बोलना है कि दूसरे को क्या ना हो, हर्ट ना हो, किसी धार्मिक संस्थान या भाव क्या ना हो, उसको क्या ना करे, प्रभावित ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित की गई हैं। ठीक इसी तरह से घूमने या विचरण करने की स्वतंत्रता मिली हमें, तो वहाँ कहीं पर भी विचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है कि हर जगह कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रकृति का यह है। ठीक, इसके अलावा अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स पर आते हैं, और अन्य भी तथ्य यदि मुझे याद आएंगे तो मैं उस बीच में बताते चला जाऊँगा। तो अब प्रारंभ करते हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 12, एक एक आर्टिकल को समझेंगे तथा इनके अर्थों को जानेंगे कि इसमें अर्थ वास्तविक रूप से क्या दिया हुआ है, और हम उतना ही डीप जाएंगे जितना हमारी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों। अब आप मैथ्स तो लिखने जा नहीं रहे हैं जो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाए। ठीक है, हमें 1 डे एग्जाम्स क्रैक करनी है, तो हमें एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12, यहाँ पर एक्चुअली परिभाषा दी गई है राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा में वे सारे संस्थान आते हैं जो गवर्नमेंट के अंतर्गत हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो, या फिर वो सरकारी संस्थान हो, या फिर अन्य भी ऐसे संस्थान जहाँ पर क्या हो, सरकारी सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता, है ना, वही संस्थान। परंतु इसका एक आप याद रखिएगा विशेष तौर पर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अर्थात न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। बस इस तरह से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यदि न्यायालय क्या इसके अंतर्गत आता है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आप यह कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 किस चीज़ के ऊपर है या क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स में संसद किसी प्रकार का नकारात्मक संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है, हालांकि इसकी व्याख्या के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। मेरे शब्दों को सुनिएगा आप विशेष तौर पर, कि संसद मौलिक अधिकारों के में परिवर्तन या नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है, हालांकि इसका उल्लेख करने के लिए क्या है, कानून बना सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 13 है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में आने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमें कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो सबसे पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा, चौथा, पांचवा एवं छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले बात की जाए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शैक्षिक एंड सांस्कृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसके पहले बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमें कुल 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समता, स्वतंत्रता,
का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम बात करते हैं समता के अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल हैं? 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक, इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19, 20, 21 तथा 21A है ना, एंड 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 एंड 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 29, 30 एंड 31 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कुछ अधिकार हमें क्या है, हमें ही प्राप्त है सिर्फ, अर्थात हमें का अर्थ है यहाँ पर मेरा दो परिप्रेक्ष्यों में बात करने की, एक तो विदेशी नागरिक एवं एक भारतीय नागरिक। तो कौन कौन से अधिकार हैं, यह क्वेश्चन काफ़ी हॉट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार पूछा जाता है और अधिकांशतः हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कौन सा अधिकार जो है कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो आप याद रखिए कि कौन से वे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त आर्टिकल या अधिकार। तो देखिए मैं सर्कल करता हूं, 14, 15 है ना, देन एक और है यहाँ पर अपना शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक 29, 30 और 31। तो ये तो क्या हुआ, कैंसिल हो चुका है ना। कैसे कैंसिल हो चुका है आप सभी जानते हैं, बताइए। संपत्ति का अधिकार, एग्जैक्ट राइट है ना, संपत्ति का अधिकार था इसके अंतर्गत, जो अब क्या है समाप्त कर दिया गया है मौलिक अधिकार से, उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये दो हो गए और एक अन्य है 16। देखिए 14 क्या बोलता है, कानूनों का समान संरक्षण एवं कानूनों का या विधियों का समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष समता, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 6वां बोलता है अवसर की समानता की बात की जाती है ना, सरकारी निकायों पर। ये तीन जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। ये जो 5 हैं ये किसे प्राप्त हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तथा बाकी जो शेष बचते हैं वे भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जान लिया किस स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है। इसके साथ साथ हमने जाना कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद हम जानेंगे या एक एक अधिकार को पकड़ते हुए एक एक आर्टिकल की ओर थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है समता का अधिकार, तो समता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 की बात कर लें तो 14 क्या बोलता है, विधि की समानता एंड विधि का समान संरक्षण। विधि की समता एंड विधि का समान संरक्षण। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता के समक्ष
समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। ये जो विषय है या शब्द है इसको हम क्या करते हैं और भी खोलते हैं कहना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा विधि के समक्ष समता, है ना, विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के सामने हर एक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक प्यून हो या एक सामान्य नागरिक हो, किसान हो या बिजनेसमैन हो, वह सब जो है विधि के सामने समान होगा, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर कुछ क्या है, अपवाद भी हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव प्रकृति के हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या अपवाद है भाई, यहाँ पर अपवाद है बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, कमजोर वर्ग, विकलांग, ये जो है इनके लिए क्या हो सकता है, किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है, इनके लिए किसी प्रकार का संरक्षण दिया जा सकता है। तो यही चीज़ें क्या है यहाँ पर एक अपवाद स्वरूप निकल के आती है। हालांकि ये है नेगेटिव स्वरूप में, लेकिन है एक्चुअली में एज द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिए। इसके बाद में अगला जो शब्द है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो विधि बनाई जाएगी उसका जो संरक्षण होगा, है ना, विधि का समान संरक्षण, इसका अर्थ निकल कर आता है कि अर्थात विधि का समान संरक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थिति में विधि का समान संरक्षण किया जाएगा, समान संरक्षण किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जाना आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पकड़ते हैं हम लोग 15, ठीक है। हमारे एग्जाम्स पर्पज के हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है। हाँ, एक और तथ्य है, नोट कर लीजिए। जो विधि का समान संरक्षण है या विधि का समान समता है, विधि के समक्ष समता है, ये क्या है, डायसी के जो है सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। डायसी के समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि समता अर्थात समता एवं समानता में क्या अंतर है, ठीक है। समता एवं समानता में क्या अंतर है। तो समता क्या है और समानता क्या है। समता समानता, देखिए यहाँ पर एक काफ़ी कहना चाहिए बहुत चर्चित एग्जाम्पल दिया जाता है। ये समझ लीजिए एक बाउंड्री लाइन है और यहाँ पर एक ये बॉक्स रखे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर मैंने एक बच्चे को खड़े कर दिया, एक वृद्ध खड़े व्यक्ति है समझ लीजिए, बड़ा व्यक्ति उसे खड़ा कर दिया, और यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया किसे, एक कम हाइट का एक व्यक्ति है उसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो क्या हर कोई व्यक्ति इस वॉल से पार देख पाएगा क्रिकेट मैच को, नहीं देख पाएगा ना। तो हमें क्या करना होगा, समता में ये क्या है, समानता, अर्थात एक जो रोटी है, एक रोटी को क्या हुआ 3 लोगों में बांटना है, तो उसके 3 हिस्से कर दिए, वो भी इक्वल, ये क्या हो गई, समानता। परंतु ये एक रोटी है और 3 व्यक्ति हैं, जैसे कि एक जो है 40 इयर्स का है, एक 5 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, और एक जो है 25 इयर्स का एकदम क्या है, पहलवान है ये। तो अब क्या होगा, रोटी का हिस्सा कैसा होगा, तो क्या होगा, पहलवान को सबसे ज़्यादा रोटी दे दी जाएगी, है, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसे क्या दिया जाए, रोटी का वितरण किया जाए, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसे उतना वितरण किया जाए, वो समता है।
और समानता क्या है, सबको इक्वल दे दिया जाए, ठीक है ना, इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, समानता होगी। तो यही है इक्वलिटी एंड इक्विटी, यही है इक्वलिटी एंड इक्विटी, ठीक, इक्वलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी किसे कहते हैं, समता को इक्विटी कहते हैं, इक्वलिटी समानता को कहते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 15 पर। आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो इसमें क्या वर्णित किया गया है, आर्टिकल नंबर 15 में क्या वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 15 में वर्णित है क्या, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है, ठीक। या यहाँ पर हम एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, निवास भी लिखा हुआ है, यही मैं देख रहा था। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी अपवाद होंगे, और वो अपवाद क्या होंगे, बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, विकलांग तथा कमजोर वर्ग, ठीक। क्या है, कमजोर वर्ग के साथ में क्या होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कमजोर वर्ग कौन है, कमजोर वर्ग कौन है। तो इसी के आधार पर कमजोर वर्गों की डिफाइनेशन दी गई कुछ इस तरह से, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, ये सब इसी के आधार पर जो है हमें क्या मिलता है, शिक्षा का जो संरक्षण है, शिक्षण संस्थानों में संरक्षण सीटों का, ये इसी आधार पर मिलता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 16 की बात करें, जो क्या बना, आरक्षण का आधार बना, क्या, आर्टिकल नंबर 16। अब ये आधार क्यों बना, क्या बोलती है इसकी शब्दावली। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोला जाता है इसमें कहा जाता है कि सरकारी नियोजनों में या नियोजन में सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, अब यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि भाई अवसर की समानता किस आधार पे दे, आर्थिक आधार पे दे, सामाजिक आधार पे दे, राजनीतिक आधार पे दे, आखिर कैसे दें, इसके आधार कैसा माने, है ना। तो यही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें उभर कर आई। इसमें 3 अपवाद थे, अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या क्या थे। अपवाद पहला यह था कि किसी स्थान विशेष को वहाँ के रोजगार का आधार बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी स्थान विशेष को वहाँ पर रोजगार का आधार बनाया जा सकता है। जैसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं, कुछ माइन का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जहाँ के वहीं के लोगों को क्या है, प्रेफरेंस दी जाती है ना। इसी तरह से बहुत सी राज्य सरकारें हैं जो क्या करती हैं कि एक कहना चाहिए रेशियो डिफाइन कर देती हैं कि इतने लोग जो होंगे यहीं हमारे यहाँ से होंगे, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह में। तो राज्य भी क्या है, अपने स्थान को क्या कर सकता है, रोजगार का आधार बना सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि धार्मिक संस्थानों में वही धर्म या उसी धर्म का व्यक्ति ही कार्य या प्रबंधन में हो सकता है, ठीक है ना। उसी धर्म का व्यक्ति ही कार्य या प्रबंधन में हो सकता है, ये दूसरी बात आती है।
इसके अलावा तीसरा बिंदु है वह है क्या कि तीसरा अपवाद है कि कमजोर वर्ग का निर्धारण या कमजोर वर्ग को क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, या कमजोर वर्ग को संरक्षण दिया जा सकता है, यह बात कही गई। ठीक है, कमजोर वर्ग को संरक्षण देने की बात की गई। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कमजोर वर्ग है कौन, तो कमजोर वर्ग कौन है, इसीलिए इसके निर्धारण के लिए सरकार ने क्या किया, समिति का या आयोग का गठन किया। जब भी कोई प्रश्न ऐसा उठता है तो सरकार अधिकांशतः क्या करती है, आयोग का गठन करती है। इसीलिए हम अधिकांशतः बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत सी समितियां गठित होती हैं, आयोग गठित होता है। तो एक आयोग का गठन होता है, उसका नाम है कालेलकर आयोग। कालेलकर आयोग का गठन होता है। कब होता है, 1953 में। 1953 या 54 में क्या होता है, कालेलकर आयोग का गठन होता है 1953 में। इस आयोग के पश्चात एक अन्य आयोग का गठन होता है, मंडल आयोग या बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग का गठन होता है, जो सिफारिश देता है क्या, जाति को कमजोर वर्ग के निर्धारण का आधार मानना चाहिए। इसी आधार पर जो है क्या किया जाता है, ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है 27% का। कितने का, 27% का आरक्षण दिया जाता है, जिसे क्या होता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है और इंदिरा साहनी केस आता है, जिसके माध्यम से इसे वैध करार दिया जा सकता है। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, जाति को आधार बनाया गया। एक सामान्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दूं, SC, ST, OBC तथा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कितना कितना आरक्षण प्राप्त है। तो SC में 15%, ST में 7.5% तथा OBC में 27% एवं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% आरक्षण प्राप्त है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% आरक्षण 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा प्रदान किया जाता है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने सारे अमेंडमेंट पर वीडियो बनाए हुए हैं, 2 पार्ट में वीडियो हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें और अपने 1 से 2 नंबर जो हैं सिक्योर करें। ठीक, तो अब इसके बाद में मंडल कमीशन की सिफारिश आती है और जाति को जो है कमजोर वर्ग के निर्धारण का आधार बना लिया जाता है, परंतु इसके क्या किया जाता है, इसके अपोजिशन में क्या होता है, पिटीशन डाली जाती है। क्या की जाती है, जाति जो कि क्या है, कमजोर वर्ग के निर्धारण का आधार माना गया मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर, उसके अपोजिशन में पिटीशन डाली जाती सुप्रीम कोर्ट में। जो कौन सा केस है, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में क्या होता है, इंदिरा साहनी केस के थ्रू क्या होता है, क्या क्या जजमेंट आती है। सबसे पहली चीज़ तो 27% जो आरक्षण है, या आरक्षण को ही क्या कहा जाता है, वैध करार दिया जाता है। ठीक, दूसरा बिंदु क्रीमी लेयर का सिद्धांत किसमें, ओबीसी में। कहाँ से आता है, इंदिरा साहनी केस के थ्रू आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा यहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण को रद्द माना जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक, इसके साथ ही साथ 50% आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण की सीमा क्या होती है, निर्धारित की जाती है 50%। ठीक है दोस्तों, तो ये जजमेंट आप याद रखिएगा। इंदिरा साहनी केस का जजमेंट है जो कब आता है, 1992 में। कब आता है, 1992 में यह जजमेंट आता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 17 जो किससे से संबंधित है बताइए? बिल्कुल सही, अस्पृश्यता, छुआछूत से संबंधित है। एकमात्र ऐसा आर्टिकल सबसे पहले तो हम लिख देते हैं अस्पृश्यता से संबंधित है कि पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है। तो आपसे यदि पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है, या ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पूर्णतः प्रतिबंध की बात करता है, तो वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24 एंड आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 24 कौन सा है? कारखानों एवं खतरनाक स्थानों पर बालकों के या बाल श्रम से प्रतिबंध की बात करता है। तो अस्पृश्यता का पूर्ण प्रतिबंध, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 17 में बात की जाती है। इसके लिए अधिनियम लेके आते हैं। तो एक अस्पृश्यता अधिनियम आता है 1989 का, ठीक है। आप बस ये सन याद रख लीजिए। पूछ लेता है कि अस्पृश्यता प्रतिबंध निवारण अधिनियम कब आया, तो वो आता है 1989 में, ठीक है ना। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो है आर्टिकल नंबर 18, जिसका संबंध है किससे बताइए? उपाधियों के अंत से। किससे है? आर्टिकल नंबर 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। उपाधियों के अंत से इसका संबंध है, क्या बात कही जाती है। इसमें अपवाद देख लेते हैं। अपवाद, इसमें दो अपवाद हैं, एक तो है शिक्षा तथा दूसरा है सेना। यहीं से निकल कर आता है क्या? तो भारत रत्न वाला मुद्दा, भारत रत्न, ठीक, का मुद्दा आता है, केस चलता है, ठीक है। जजमेंट में यह बोला जाता है, बीच में इसे बंद एवं चालू फिर से किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। और इसके साथ ही साथ लाभ का पद अधिनियम आता है 2006 का, जिसमें 56 जो है 56 लाभ के पद क्या होते हैं? निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना समता के अधिकार आर्टिकल नंबर 18 के बारे में, ठीक है। तथा इसके अलावा हमने जाना फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, फिर इसमें संशोधन किए जाने से संबंधित मुद्दा, संशोधन का मत तथा अन्य बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ साथ कौन सा सिर्फ वह अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम उतना ही सब्सटेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स निकालने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारा साथ दिया और हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।